अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है आप हमारे वज़ीर आज़म बनाम सरकार। सबसे पहले तो जब गाड़ी चलाएं आप तो सीट बेल्ट ज़रूर बांधें, क्योंकि बड़ी ज़रूरी चीज़ है और ये एक कानून है, कानून तोड़ते नहीं है। वज़ीर आज़म ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी या नहीं पहनी हुई थी, ये एक दूसरा सवाल है। हमने आपको बहुत कुछ बन के दिखाया, कभी हम रेडी भी लगा के दिखाई, मजदूरी भी करके दिखाई, हमने आपको रक्षा चला के दिखाया, हमने आपको आखिर पे वेटर बन के भी दिखाया, तमाम चीज़ें दिखाई, तमाम लाइफ बहुत हैपनिंग थी। फिर हमने सोचा क्यों ना आपको वो बंदा बन के दिखाएं जिसकी ज़िंदगी और ये जो तमाम आपको लोग दिखाए जिनकी ज़िंदगी आपस में बड़ी कनेक्टेड है। ये देखें, अब ये मना है, कानूनन जुर्म है कि बच्चा लेके नहीं मांग सकते आप। आपको पता है बच्चा लेके नहीं मांग सकती, नहीं आपको नहीं मांगना चाहिए बच्चा लेके। देखें गर्मी में बच्चा कितना परेशान हो रहा है, देखा आपने। वज़ीर के पास कोई नहीं आता इस तरह मांगने के लिए, ये बड़ा हैरान हूँ मैं। चलें, मांगने के लिए आता या नहीं आता, लेकिन स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी ये है कि वज़ीर आज़म अब हमने बनना था। एक दिन हम चाह रहे थे कि वेटर बन गए, हर सब चीज़ें बन गए तो वज़ीर आज़म बन के भी देख लें। तो वज़ीर आज़म का कुछ एक्टिविटी नहीं मिल रही थी, जो एक्टिविटी ऐसी हो जो आपको पसंद भी आए। तो एक तो वो थी कि मैं कुर्सी मेज़ के सामने रख के बैठ जाऊँ, सामने कैमरा लगा दूँ और आपको समझाऊँ कि देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन वो करना मेरे ख्याल से काफ़ी बोरिंग हो जाना था आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो हमने सोचा एक एक्टिविटी बड़ी अहम करते हैं, वो करते हैं गाड़ी चला के। तो क्यों ना हम भी गाड़ी चलाएं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वज़ीर आज़म शायद गाड़ी में बैठ के नहीं देख पाते, हम कोशिश करें कि नज़र आती हैं कि नहीं नज़र आती। एक तो आपने फ़कीर देख लिया कि गाड़ी में फ़कीर नज़र आता है, गाड़ी जितनी मर्जी बड़ी हो फ़कीर नज़र आ जाते हैं, और फ़कीर जो उनसे हैं वो यहीं कहीं घूम रहे होते हैं, समझ गए ना आप। तो एक तो चीज़ हो गई, फ़कीर नज़र आ गए। दूसरा था रेडी वाले। रेडी वाले वज़ीर आज़म को बड़े पसंद हैं, वो एहसास प्रोग्राम की रेडियाँ जो उनसी हैं वो चेक करते फिर रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि रेडी वालों की ज़िंदगी कैसी होती है, रेडी वाले कैसे पैसे कमाते हैं, कहाँ से ख़रीदते हैं, कैसे ख़रीदते हैं, और वहाँ लोगों की क्या मुश्किलात होती हैं रेडी वालों की, वो ज़रा जाके आप ऑब्ज़र्व करें जो हमने ऑब्ज़र्व किया। और हम चाहते हैं कि हमारे तो वज़ीर आज़म ऑब्ज़र्व कर लें, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर इतने ठंडे AC के अंदर मुझे नहीं लगता कि वो तमाम चीज़ें जो उनसी हैं वो नज़र आती हैं। आए चल के देखते हैं। सब्ज़ी मंडी से ये सामान मैं लेके आया हूँ, तकरीबन कोई 8-1 हज़ार रुपये का, जो आप इस रेडी पे देख रहे हैं। और अच्छे बाबू वाले कपड़े पहन के अच्छे तरीके से हम इस मार्केट के अंदर खड़े हो गए हैं सब्ज़ी बेचने के लिए। और SOP की पाबंदी ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना जो उनसे है वो भी मौजूद है। देखो क्या हाल है जी, तबीयत ठीक है? किस तरह जी प्याज 300 की धरी है भाजी, 5 किलो दे दो। 5 किलो दे दी है। खैर जी पूरे ऐसे ही कर लो। कितनी रहा करानी जे? 5 किलो हो गया वजन। वाह वाह वाह, आपने अच्छे पैसे कमा लिए हैं। रेडी लगा के पैसे कमा सकते हैं आप, ये आपकी पहली कमाई है ना रेडी की। मुश्किल नहीं है, आसान है। हाँ, इसके अंदर मेहनत है, आपने करनी। ठहरो भाजी, दे दे यार जल्दी कर। सॉरी भाजी, नमाज का टाइम होया, वक्त ज़रा ज़ाया कर रहे हैं, मगरब का टाइम होया हो गया जी। तो रेडी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, रेडी हमने लगाई है और रेडी लगा के अच्छा लगा हमें, क्योंकि मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जब मेहनत का फल आपको प्रॉपर्ली ना मिले और आपकी रियासत में गरीब के हकूक़ को की हिफाजत ना की जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो रियासत का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने लोगों की हिफाजत करे, उनके जान माल की हिफाजत करे, उनके हकूक़ की हिफाजत करे। तो रियासत का ये फ़र्ज़ पूरा करने के लिए रियासत के ऊपर एक शख्स को हम बैठाते हैं, जिसे हम वज़ीर आज़म कहते हैं, जो हमारे यहाँ सबसे आला होते हैं। यानी कि वज़ीर आज़म का ये बनता है कि वो पॉलिसी डिसाइड करते हैं, ईवान चलाते हैं, अपने लोगों को आगे लेके चलते हैं, और वो एक विजनरी आदमी होते हैं। ये एक आइडियल वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ मैं। और वो एक विजनरी आदमी होते हैं जो कोशिशें करते हैं, जिन्हें अवाम मुंतखब करके ईवान में भेजती है, तो कोशिशें करते हैं कि लोगों का दुख दर्द बांट सकें और लोगों को हकूक़ दे सकें उनके, जो उनके सल्ब किए जा रहे हैं। यानी कि वो वहाँ पर इस नीयत से जाते हैं कि लोगों के जो हक हैं वो उनको मिल सकें, और उनको जो तनख्वाह मिलती है, उनका जो तमाम प्रोटोकॉल मिलता है, जो तमाम अयाशी होती है, वो हम जैसे अवाम गरीब लोग वो टैक्स की मनी से वो ख़जाना भर के उनकी वो आमदनी पूरी करते हैं, ताकि वो हमारे लिए काम कर सकें, पॉलिसीज़ बना सकें, हम एक बंदे पे एतमाद करते हैं। ये होता है वज़ीर आज़म आपका। अब हमने वज़ीर आज़म को देखा गाड़ी के अंदर, प्यारे लगते हैं, गाना भी लगा होता है, बड़े अच्छे लगते हैं। वज़ीर आज़म सुपर हीरो हैं, वो 92 का वर्ल्ड कप भी याद आता है, वो गाना याद आता है आपको, द वर्ल्ड इज़ कमिंग डाउन, द फ्लैग्स आर अप।
वो गाना याद है ना, उसी तरह का ना बड़ा एक मॉल क्रिएट हो जाता है, हम अपने दुख दर्द भूल के। वैसे भी तो आपको पता ना हम हीरो प्रस्त कौम है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमें चाहिए हीरो होता है, निजात दहिंदा चाहिए होता है कोई ना कोई, हमारी मुश्किलात में से हमेशा निकालने के लिए कोई बंदा चाहिए होता है। अगर आप तारीख उठा के पढ़ लें तो जब बेनज़ीर साहबा की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ साहब हीरो थे। नवाज शरीफ साहब एक टाइम पे अमीरुल मोमिनीन कहलवाने वाले थे। फिर जब नवाज शरीफ साहब गए, बेनज़ीर साहब को छोड़ के वो मुशर्रफ साहब आए, तब भी हमने मिठाइयाँ बांटी, हमें लगा यही निजात दहिंदा है। मुशर्रफ साहब 8-6-7 साल गुजर गए, मुशर्रफ साहब को हमें लग गया कि यार मुशर्रफ से ज़्यादा बड़ा जालिम ही कोई नहीं है। मुशर्रफ साहब के बाद फिर दोबारा पीपल्स पार्टी आ गई, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद कर दी गई, और उनके बाद जो वोट मिला पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी आगे बैठ गई। अब पीपल्स पार्टी जो बड़ी दावा करती थी डेमोक्रेसी का, एक टाइम पे हमें वो भी आगे लगने लग पड़ा कि भाई डेमोक्रेसी तो इनसे नहीं संभाली जा रही। फिर हमने नवाज शरीफ साहब को हीरो बना लिया, निजात दहिंदा बना लिया। वो याद है ना आपको, जब निकले थे, जब यहाँ से गुजरांवाले तक ही गए थे तो वो क्या कहते हैं, अदलिया बहाल हो गई थी, हमें बड़ा खुश हुए हम, यार नवाज शरीफ निजात दहिंदा मिल गया, हीरो बन गया। फिर नवाज शरीफ को हम हुकूमत में ले आए। नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए तो नवाज शरीफ साहब 3 साल के बाद हमें बुरे लगना शुरू हो गए, महंगाई बढ़ती गई। हमें किसी दौर में हमने ये प्रोग्राम किया ही नहीं कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, हमने यही प्रोग्राम किए, मीडिया पे यही उठा के देख लें आप, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप उठा के देख लें कोई भी पुराना प्रोग्राम, हमेशा आपको रोन पिटन ही नज़र आएगा और तकलीफ ही नज़र आएंगी। ये कौम का एक सोचने का नज़रिया, एक ट्रेंड है। अब आ गए इमरान खान साहब, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हीरो बन चुके हुए थे, निजात दहिंदा थे, उनसे हमें लगता था कि यार यही हैं जो हमारी तमाम की तमाम मुश्किलात दूर करेंगे। अब जब वो आगे बैठ गए हैं तो हमें वो बुरे लगना शुरू हो गए हैं। कहते को नहीं सांभिया जाना, तो भाजी सांभिया किसी को भी नहीं जाना, फिर अगर रहते को भी नहीं सांभिया जाना, क्योंकि हमें खुद को चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि असल में हो क्या रहा है हमारे साथ, हमें चला कौन रहा है। जैसे मैं ये गड्डी चला रहा हूँ ना, उस तरह मुल्क कौन चला रहा है, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले जाके देखें हमने रक्षा चलाया था, रक्षा चला के हमारी फीलिंग्स क्या थी, हम कैसा महसूस कर रहे थे, वो ज़रा देख लें रक्षा चला के कैसा लगा हमें। ओए आगे हट जा, ओ रक्षे वाली फीलिंग आ रही थी। तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके हमने 400 रुपया रक्षे का रेंट दिया और 350 रुपया हमने दिया फ्यूल का, और उसके बाद ये 600 रुपया कुछ मेरे पास बचा है। और इसके अंदर हमने सब्ज़ी ख़रीदनी है। सब्ज़ी वाले भाई साहब के पास आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, अगर हम किलो आलू ले लें और टमाटर ले लें कोई आधा किलो, मटर ले लें और गाजरें दे दें कोई आधा किलो, और बस आलू मटर गाजरें खा लेते हैं हम, हैं जाके। किलो आलू कितने के लोग खा लेंगे? 5-6 लोग खा लेंगे। 5-6 लोग खा सकते हैं ना? हाँ ठीक है। गाजरें आधा किलो डाल दें और साथ में थोड़ा मसाला वसाला डाल दें। कितने पैसे हो गए टोटल? 160। ओह वाह। अभी हमारे पास पैसे बचे हैं ये 430 रुपये, 40 रुपये, 440 हमारे बाकी बचे हैं। ये हमारा सामान आ गया। क्या हाल है भाईजान आपका? ठीक ठाक है। माइक मैंने आपको पकड़ा दिया। अब ये बताएं कि हमें आटा किलो कितने का? आटा 60 रुपये किलो। ये तो ज़्यादा नहीं हो गया? अच्छा जी चलें, 1 किलो आटा दें, 2 किलो आटा दे दें जी, क्योंकि अब आलू मटर गाजरें जो सी हैं हमने किसी चीज़ की तो खानी है। जी जी। चावल किलो कितने के हैं? चावल 130 रुपये किलो है। किलो दे दो चावल फिर। 6 किलो दे। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। यानी कि अगर आप सिर्फ आटा और चावल लें तो यहीं पे आपका काफ़ी सारा पैसा निकल गया। अब इसके अंदर से मैं बचाऊंगा क्या? और मैं ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। 600-700 रुपये में तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। वो वहाँ ऐवान में बैठ के बड़ा आसानी से कह देते हैं थोड़ी देर और इंतज़ार कर लें, वक्त अच्छा आने वाला है। लेकिन ये सारा कुछ करके वक्त अच्छा आने वाला खान साहब के लिए। हाँ जी, कितने पैसे? 250 रुपये हो गया। 250। 250 रुपये? ये आपका बहुत शुक्रिया यार, लूट लिया आपने हमें। हमने थोड़ी लूटा, खान साहब लूट लें। बहुत खान साहब लूट रहे हैं दोनों हाथों से। जब जेब में पैसे ना हो और बच्चा जो उनसे आपसे आपका डिमांड कर रहा हो कि मुझे फलां चीज़ लेके दें, बाप मरता करता क्या ना करता खुद को बेचे वो बच्चे की ख्वाहिश पूरी करता है।
आज हैं हम वज़ीर आज़म, और वज़ीर आज़म को हमने मोस्टली जो एक्शन में देखा है वो हमने गड्डी चलाते हुए ही देखा है। कभी कोई गड्डी, कभी कोई गड्डी, कभी शहजादे के लिए गड्डी, कभी बाज़ार में गड्डी, कभी कोई गड्डी, कभी कोई गड्डी। तो गड्डी का बड़ा शौक़ है, हमारे वज़ीर आला को भी गड्डी का बड़ा शौक़ है। तो एक्शन मोस्टली जो उनका नज़र आया वो हमें गड्डी में ही नज़र आया, तो इसलिए हम गड्डी में ही आपको वज़ीर आज़म बन के दिखा रहे हैं, और साथ में रियाया का हाल भी दिखा रहे हैं। ये वो रियाया जिनको बड़ी उम्मीदें थी वज़ीर आज़म साहब से। अभी आपने जो रक्शे वाला सारा सीन देखा है, इस बड़ी गाड़ी के अंदर बैठ के, अगर आप इस बड़ी गाड़ी में बैठे हो, अच्छा टेम्परेचर हो, गाड़ी के अंदर कोई 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, आपको ठंड लग रही हो हल्की हल्की, आपने बाहर देखा हो तो बाहर साफ़ सुथरा माहौल हो, G10 की सड़कें हो, इस्लामाबाद हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि मुल्क में बड़ा अमन मान है। साइडों पे तमीज़ से, सलीके से रेडी वाले रेडी लगा के खड़े हों तो आपको और भी अच्छा लगेगा। आप कहेंगे यार कितने अच्छे मुल्क में रहता हूँ मैं। लेकिन जो ही आप लाहौर में आएंगे, और स्पेशली वहाँ जहाँ इमरान खान साहब का अपना आबाई इलाका है, यानी कि गड़ी शहू में अगर आप गाड़ी लेके निकलेंगे तो जितनी मर्जी बड़ी गड्डी हो, आपको गाड़ी चलाते हुए मुश्किल होगी, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है ना। लाहौर में आ गए आप, तो अगर लाहौर शहर में आके गाड़ी चलाएं तो उनको मज़ा आएगा। और उस्मान बुज़दार साहब से भी दरख्वास्त है, अगर वो गाड़ी चलाना चाहते हैं तो दोपहर के वक्त कभी निकलें बगैर प्रोटोकॉल के। एक दफ़ा कोई गाड़ी काले शीशों वाली ले लें, वैसे लौंडे चलाई फिरते हैं काले शीशों वाली गाड़ी, तो वो भी अगर काले शीशों वाली गाड़ी में निकलेंगे तो मेरे ख्याल से उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, और उनको तमाम मुश्किलात नज़र आएंगी, क्योंकि गाड़ी की साइडों पे किसी भी बड़े इशारे पे खड़े होके आपको मांगने वाले ही सबसे पहले आ जाएंगे, जो कि कानूनन जुर्म है। गदागरी कानूनन जुर्म है, आपको वही सबसे पहली कानून की वायलेशन नज़र आ जाएगी। आप सोचेंगे कि यार हमने इतने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाए, इतनी सारी चीज़ें बनाई, उनका क्या फ़ायदा हुआ। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको उस बंदे की तरफ जो बंदा असल में वज़ीर आज़म को दिखाना मकसद है, और वज़ीर आज़म को वो देखना चाहिए। लेकिन यहाँ से मुझे वो बंदा सिर्फ सड़क के कोने पे बैठा हुआ नज़र आएगा, और वो होगा कोई एक मज़दूर। मज़दूर की ज़िंदगी कैसी है, पैसे पैसे कमाता है, ज़रा चाह के देखें। हम देखना चाह रहे हैं कि एक मज़दूर की ज़िंदगी जो सी है वो कैसी होती है, और कितनी मज़दूरी करने के बाद उसे उसकी उजरत क्या मिलती है, और उसकी उजरत जो सी है उसकी फैमिली को चलाने के लिए क्या काफ़ी है। मजदूरी तय हो गई है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आधी दिहाड़ी निकल चुकी हुई थी, तो सिर्फ जो मजदूरी तय हुई है हमें 600 रुपया मिल रही है। देखते हैं कि 600 रुपये लेने के बाद क्या होता है। तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। आसान काम नहीं है ये जो कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कर इसलिए रहे हैं कि हुक्मरान देख सकें, जो बार बार कहते हैं कि हम गरीब आदमी की आवाज़ हैं, हम गरीब आदमी के साथ हैं। उस्ताद जी और की ले आना जे रेत ले हाथ लो रेत। अच्छा उस्ताद जी, हाँ मसाला बना 4 कड़ाइयां दा। अच्छा जी। ये सारी चीज़ें वज़ीर आज़म साहब के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके हमायती जो उनसे हैं, जो उनकी हमायत में बहुत चीखो पुकार करते हैं और कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ही हैं, तो उनको दरख्वास्त ये है कि वज़ीर आज़म साहब तक ज़रूर पहुँचा देना। बड़ा महंगा पे है दूध यार। मेहनत मजदूरी करके हाथ से 600 रुपये कमाया, और ये 600 रुपये की अब जाके 5 लोगों के लिए 3 वक्त का खाना ख़रीदना है। प्रॉब्लम नज़र आई आपको? ये प्रॉब्लम शायद इस्लामाबाद में नज़र ना आ सकें, कैपिटल सिटी है तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का नज़र आना, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिनसे हैं, ज़मान पाक में उनकी उम्र गुजरी है, एक सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है। क्योंकि ये मैं यहाँ से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उनकी जब मैं वो देखता हूँ जो एफिडेविट उन्होंने जमा करवाया नेशनल असम्बली नेशनल ये इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, तो उस एफिडेविट के अंदर उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी वो एकड़ों में है, बहुत सारी है, वो इनहेरिटेंस में उनको मिली है। इसका मतलब काफ़ी अमीर आदमी होंगे ना वालिद साहब उनके, तो उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी दी। ज़मान पाक के पास से हम गुजरे हैं, बड़ा ग्रीन एरिया, तो बड़ी सारी प्रॉपर्टी मिलने के बाद उनको ये अंदाज़ा नहीं है गुर्बत क्या होती है। उनको ये भी नहीं अंदाज़ा कि बच्चों की फ़ीस कब जमा करवानी है। उनको ये भी नहीं अंदाज़ा कि बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो जब वो चीज़ें डिमांड करते हैं कि हमें फ़ोन ले दें या कोई हमें बाइक ले दें, साइकिल ले दें, हमें अच्छे कपड़े ले दें, ईद आ रही है उस पर कोई अच्छे कपड़े बना दें, खिलौने ले दें, तो इस तरह की भी चीज़ों का उनको अंदाज़ा नहीं है। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे ज़रूर तस्सीह मेरी कर दीजिएगा, फीडबैक के लिए नंबर चल रहा होता है। तो तमाम चीज़ों से ऐसी चीज़ों ऐसा एक्सपीरियंस उनका नहीं हुआ इमरान खान साहब का, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उनको उन जज्बात का अंदाज़ा नहीं है जब होते हैं, जब जेब में पैसे ना हो और बच्चा जो उनसे आपका डिमांड कर रहा हो कि मुझे फ़लाँ चीज़ लेके दें। बाप मरता करता क्या ना करता, खुद को बेचे, वो बच्चे की ख्वाहिश पूरी करता है कुछ ना कुछ करके, मांग के,
पैसे चोरी करके कुछ भी करके वो अपने बच्चे की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता है। जब वो ख्वाहिश पूरी करता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया तो ठीक है, अरे बाबा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लोग बाइक्स भी ले रहे हैं, लोग जो उनसे हैं वो घर वो क्या कहते हैं खिलौने भी ले रहे हैं, लोग जो उनसे हैं मोबाइल भी खरीद रहे हैं, सारा कुछ खरीद रहे हैं। आप ये देखें वो खरीद किस तरह रहे हैं, जिस पैसे से वो खरीद रहे हैं वो पैसे उन्होंने कैसे कमाए हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें सोचना देखना बहुत ज़रूरी है। और वो सारा कुछ करने के लिए अगर वज़ीर आज़म की बड़ी गाड़ी में वो सब कुछ नज़र नहीं आता तो आपका भाई है ना, वो आपको अपनी इस बड़ी गाड़ी में से वो तमाम चीज़ें दिखाता रहेगा। तो जाके देखें, जब हमने कोशिश की कि हम एक वेटर बन जाएं तो ज़िंदगी कैसी रही। मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि हमारे मुआशरे का एक और तबका भी है, वो वेटर्स हैं। वेटर लगने के लिए भी बड़ी एक मुश्किल से उनको ऊपर आना पड़ता है, कई सारी बातें सुन के, कई सारे इंटरव्यूज से गुजर के वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अभी चल के देखते हैं कि सर्विंग कैसे होती है और एक वेटर की ज़िंदगी कैसे होती है। ऑर्डर देना कोई लेना, स्पेशली देना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन ऑर्डर लेना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक इंसान के अंदर वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, सेल्फ़ रिस्पेक्ट। बाज़ दफ़ा उसको कहीं पे ठेस लगने का खदशा होता है। बड़ा मेरे लिए तो बड़ा अजीब एक्सपीरियंस है ये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप ऑर्डर देंगे? बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। क्या खाना पसंद करेंगे आप? सर ऑर्डर। यार ऑर्डर तो पहले भी ले गए। पहले हो गया सर आपका ऑर्डर? हाँ 10-15 मिनट हो गए हैं, उन्होंने कहा था अभी आ रहा है, लेकिन सर मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, अभी लेके आ रहा हूँ सर। सॉरी सर। देख लिया करें, चेक कर लिया करें पहले। सर सॉरी सर। डांट भी पड़ जाती है वेटर के लिए, डांट भी बड़ी ज़रूरी है। आप हमेशा ऑर्डर करते हुए आए हैं और ऑर्डर लेना कैसा लग रहा है आपको बता रहा हूँ। मैंने ऑर्डर ले लिया, काफ़ी सारी टेबल से अब उनको सर्व करना है ऑर्डर। ये सबसे मुश्किल काम जो है वो मुझे लगता है, अभी तक मुझे लग रहा है देख के कि सर्विंग ही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। बाबू जी पछाण लिया सी मैनू? ਲੈ ਪੜ ਜੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਸ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ? ਬੜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजारता है, इस करके ਅਸੀਂ ये काम कर रहे हैं। बाबू जी को आप जानते हैं, बाबू जी जो से हैं वो गणपत रोड के बड़े मशहूर ताजर हैं और लाहौर के बड़े ताजरों में शुमार होते हैं। उन्होंने पहचान लिया मुझे, तो मुझे पूछ रहे हैं तू की कर रहे हैं। आप अपना खाना एंजॉय करें आज। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ पैदा करे। आमीन आमीन। थैंक यू बाबू जी। सफाई का भी ख्याल रखें बाद में, क्योंकि हमें ये सारी सफाई करनी पड़ेगी। यार ये कहाँ लेके जा रहा है? ये सर बड़ी टेबल पे। हाँ हाँ बड़ी टेबल पे ले जा। इतना आसान काम नहीं है ये, वेटर बनना इतना आसान काम नहीं है। आधे रास्ते में मेरी हेल्प कर रहा है वो। इतना मज़ेदार खाना देख के मुंह में पानी आ रहा है, पर आप ये खा नहीं सकते। सबसे मुश्किल काम ये होता है कि मेहनत कर रहे हैं, फिर एक मेहनत होती है हाथ से की गई मेहनत, एक पढ़ लिख के बाबू बन के की गई मेहनत। आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मोस्टली यही मेहनत कर रहे हैं। मेहनत में शर्म नहीं होनी चाहिए, मेहनत जो है वो करनी चाहिए, मेहनत करके कमाई करनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब आप मेहनत करें, आपको उसका जो फल मिले, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो फल मिले, उस फल से आप अपने घर वालों के लिए एक रीज़नेबल मील ना लेके जा सकें। यहाँ पर जब आप अच्छा खासा मील सर्व करें और जब आप घर जाएं और घर में आपकी टेबल पे उस मील का शायद 10% भी ना हो,
तो फिर दुख होता है। तो जो भी कर लें, दिन की दिहाड़ी मैक्सिमम भी आप कोशिश कर लें तो आप 1000 रुपया कमा पाते हैं। बाज़ दफ़ा तो 600-800 रुपये भी मिली है। जो तमाम मैं चीज़ें मैंने करी उसमें तमाम चीज़ों के अंदर मैक्सिमम जो मैं अगर बड़ी कोशिश करके भी कर लूँ ना तो 1000 रुपया है। 1000 रुपये के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजरती है, 1000 रुपये के अंदर एक दिन कैसे गुजरता है। मेरे बच्चे, उनकी फ़ीसें, मेरे बच्चों की मेडिकल, मेरे माँ बाप की मेडिकल, मेरे घर के खर्चे, मेरे बिल, मेरे सुई गैस के बिल, मेरी तमाम यूटिलिटीज़ और जितनी भी मैं फैसिलिटीज़ यूज़ करता हूँ, गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, वो तमाम की तमाम एक दिन में जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो 1000 रुपये में कैसे होती हैं। वो हमने जिस तरह की हैं वो भी वज़ीर साहब की इस बड़ी गाड़ी के अंदर समझ नहीं आती ना। तो फिर दिखाने जाओ, जाके देखें आप 1000 रुपये में हमने दिन कैसे पूरा किया। 1000 रुपये में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है, तसल्ली के लिए, जिनका तब्दीली का भूत उतरता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कितने पैसे कमाते हैं महीने के? तो महीने का मैं तकरीबन 18-20 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, 18-20 हज़ार। जिससे बहुत मुश्किल है। अभी ये देखे कि चंद मेहमान हमारे घर में आए हैं, ये 1100 रुपये का सामान, एक गर्म मसाले का पैकेट है और एक बिरयानी का पैकेट है। कितने पैसे कमाते हैं आप? तकरीबन 1000 में आप एक घर का खर्चा कैसे बनाते हैं? कितने लोग कमाते हैं? और हम 3 आदमी कमाने वाले हैं, बड़ी मुश्किल से ये अच्छा सर्कल चलता है। और अगर एक आदमी कमाने वाला हो 1000 रुपये लेके आए फिर तो बहुत प्रॉब्लम। 1000 रुपये में गुजारा कर सकते हैं? नहीं कर सकता अलग, कम से कम 2000 रुपया डेली की आमदन हो तो उसमें गुजारा होता है मुश्किल से। भाई मैं पूछना चाह रहा था कि 1000 रुपया अगर हमारे पास हो तो दिन गुजरता है, खाना पीना हमारा? नहीं, कहाँ बेटा, बड़ी मुश्किल से गुजरता है। 1000 रुपये में मैं अगर आपकी दुकान पे आऊँ 1000 रुपये में कौन सा पर्दा ले सकता हूँ? 1000 जो सबसे हल्का पर्दा वो ले सकते। कौन सा दिखाएं मुझे? 1000 रुपये का। ये एक पर्दा मुझे 1000 रुपये का मिलेगा बस? 1000 रुपये की कोई कीमत ही नहीं है? कोई कीमत नहीं। कितने पैसे कमा लेते हैं? कमा लेता हूँ 700-800 रुपये कमा लेता हूँ। 700-800 रोज़ का कमा लेते हैं? 700-800 में गुजारा हो जाता है भाई आपका? गुजारा पर शुक्र है अल्लाह का। ये गरीब आदमी है जो सबर शुक्र करी जा रहा है, उसका जो सबर है उसका इम्तिहान ना लें। 1000 रुपये का नोट है, अच्छा 6 चीज खान ले हो, एक दिन च 2 टाइम की रोटी लेनी है, आ जाएगी? सामान नहीं आएगी। बुरा लगेगा तुम? नहीं बेटा बुरा नहीं, मैं जब मेरे च हिम्मत है लैन दी तो मैं दे। अगर तुम अपने पुत्र हसते मैनू पुत्र ही समझो अपना। अल्लाह पाक हो मैनू अपना पुत्र ही समझो। अल्लाह तुहानू बेहिसाब रिज़्क़ बस तुसी मैनू समझो, मैं अपनी खुशी ना होया दे चाचू को ना, तुसी पैसे ना दियो, ठीक है? खैर ना जाओ, अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे, खुश रखे। तुहानू बेहिसाब रिज़्क़ दे, अल्लाह मियां तुहाडे रिज़्क़ च इजाफा करे। तो अपना ख्याल रखो, खैर ना जाओ। चाचू कितने पैसे बने? 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी। 1000 रुपये में हमने 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी ली है और हमारा 905 रुपये बिल बन गया। 204 जीरा भी लिया है और थोड़ी सी मिर्चें भी ली हैं। 100 रुपये में सब्जी चाहिए थोड़ी सी? मिल जाएगी सर। आलू चाहिए थोड़े से? जी। आलू के साथ प्याज चाहिए? जी मिल जाएगा जी। 100 रुपये में आ जाएगा सारा कुछ? आ जाएगा सर। तो डाल 100 रुपये के बना जरा। आज नाज़रीन सब्ज़ी भी हो गई है। आज के दिन में हमने जो सामान ख़रीदा ये सारा 1000 रुपये का सामान है। सूरत हाल जो सी है वो बहुत ज़्यादा अबतर है। ये आटा महंगा होने वाला है और आटे का एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट होने वाला है। आज मैंने कोशिश की कि मैं आपको वज़ीर-ए-आज़म बन के दिखाऊं। मैंने कोशिश की कि मैं तमाम चीज़ें आपको सुनाऊं। वैसे तो आप देखते रहते हैं वज़ीर-ए-आज़म को, जितना हम देखते हैं एक आम आदमी देखता है, वो टीवी के ऊपर देखता है या उनको वो लोगों की कॉल सुनते हुए देखता है, या वो तो सब कुछ आप देखते रहते हैं ना किस तरह करते हैं, वो आपको अंदाज़ा है किस तरह करते हैं। एक चीज़ है गाड़ी के अंदर फील कैसा आता है। अच्छी जो सरकारी गाड़ी हो आपके पास, बड़ी लैंड क्रूज़र से भी बड़ी, ये तो लैंड क्रूज़र है, लैंड क्रूज़र से बड़ी गाड़ी हो आपके पास और लैंड क्रूज़र के अंदर या बड़ी गाड़ी के अंदर आप बैठे हो और आप वज़ीर आज़म हो और आपके दिल में ये हो कि मैं हाकिम हूँ, गाना चल रहा हो बहुत अच्छा, बड़ा आला, उससे ज़रा खून गरमाया जा रहा हो कि मैंने अपने लोगों के लिए कुछ करना है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये सारा कुछ सोच के गाड़ी चला के साफ़ सुथरी सड़कें देख के मेरा ख्याल है मेरा भी दिल यही करेगा जिस तरह के वो मॉल में फिर रहे हैं कि मैं लोगों को रोटी खिला दूँ, क्योंकि गरीब आदमी साइड पे बैठे हुए हैं, रोटी खा लें। फिर मैं सोचूंगा चलो यार ये सड़क पे सोते हैं, इनके लिए लंगर खाने बना देते हैं, पनाहगाहें बना देते हैं, ये वहाँ जाके सो लेंगे 3 दिन के बाद निकाल दूंगा, फिर अगले दिन और गरीब लोग आ जाएंगे। तो मैं गरीबों की भलाई ऐसे करूँगा, क्योंकि मैं जहाँ पर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ
वहाँ से मुझे सब नीचे जो सा है वो ऐसे ही नज़र आ रहा है, और मेरे ख्याल में उनकी मदद ऐसी हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत में ये जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये वो जो नीचे बैठे हुए हैं ना सारे इर्द गिर्द, ये उनके पैसे हैं, और उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे यहाँ बिठाया है ताकि मैं उनके हकूक़ की निगहबानी कर सकूँ और उनको उनका हक दिलवा सकूँ, ना कि मैं खुद को बादशाह समझ लूँ, खुद को एक बहुत बड़ा जागीरदार समझ लूँ और मैं कहूँ नहीं भाई हुन नहीं मैं छड़ना, कोई गरीब जिहड़ा ना भुखा नहीं सोएगा, रोटी खा के सोना, ताड़ी रोजी रोटी का वादा नहीं मैं करदा, तानू कोई अच्छे मौके देने का वादा नहीं करता, हाँ रोटी खा लेना तुसी भाजी, रोटी तो नसीब बंदा अपना खा ही लेंदा, लेकिन उनको मौके देने हैं, उनको इस मुल्क में एक अच्छा बाइज़्ज़त शहरी बनाना है, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। इसलिए आपको चुना था सरकार, आपको हमने इसलिए नहीं चुना था कि आप बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े स्मार्ट लगते हैं, क्लीन शेव हैं और बड़े खूबसूरत और पुरकशिश लगते हैं, इसलिए नहीं चुना था सरकार। इसलिए चुना था कि आपने कहा था मैं विजनरी हूँ, आपने कहा था कि 90 दिन के अंदर, चलो छोड़ 100 दिन का छोड़े, 90 दिन के अंदर आपने कहा था मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगा, आपने कहा था मेरी काबीना बड़ी मुख्तसर होगी, आपने उस वक्त के एंकर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा था, क्या कहा था सर एक दफ़ा सुन लें, मैं कहूँगा तो फिर PTI के जो लवर्स हैं वो कहेंगे बट तेनू कुछ और नहीं लभदा, भाजी मैं की करा, सुने जाके। गवर्नेंस, रेवेन्यू कलेक्ट, एक्सपेंडिचर कट, करप्शन से डीलिंग, ये सब कुछ 90 दिनों में होगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। सुनिया जी की कहते ने, ते मेरे ख्याल नाल जो कहते ने सही कहते ने, जिस टाइम कह रहे सी यकीन कर लिया, भोले ना भोले बादशाह सारे यकीन करके बह गए, हुण खान साहब गड्डी चला के सानू दिखा रहे ने, ओ म्यूजिक चल रहा है, ओ भाजी भुख किस तरह मारीए, ओ गुरबत किस तरह दूर करिए, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਵਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। जो करना सी वो हो नहीं पाया, इलेक्शन अगला दौड़ी आ रहा है, 2023 का इलेक्शन आने वाला है और उसके अंदर अब क्या है हलवा बेचने के लिए वो मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक क्या बेचेंगे। सूरत हाल आपके सामने है। अभी मैं आपको जाते जाते खबर देता जाऊं जो हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताई थी कि आटा महंगा होने वाला है और आटे का एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट होने वाला है, क्योंकि मिल मालिकान जो उनसे हैं वो अपसेट हो गए हुए हैं, पता नहीं किस पॉलिसी पे अपसेट हुए हैं पर अपसेट हो गए हैं। सिचुएशन जो सी है वो आपके सामने है। टर्नओवर के ऊपर 0.25 टैक्स था जो अब 1.25 कर दिया गया है। आटे मिल मालिकान की मैं बात कर रहा हूँ। आटा क्राइसिस आने वाला फिर ना कहना दसिया नहीं सी, पिछले प्रोग्राम जो दसता हूँ फिर दन दसता है। उसके बाद एक और क्राइसिस आने वाला आपके ऊपर, वो है पेट्रोल का। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, IMF की शराइत जो हैं वो सख्त से सख्त तरीन होती जा रही हैं। पैसे किसने देने हैं? आपने और मैंने देने हैं। जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब कर्जा उतार रहे हैं, कर्जा लेके कर्जा उतार रहे हैं, और अगर वो कर्जा उतार रहे हैं तो क्या वो बनी गाला की ज़मीन बेच के या अपने तमाम असासे बेच के कर्जा उतार रहे हैं? वो आपके और मेरे से पैसे लेके कर्जा उतार रहे हैं। तो खुदारा जो उनके फ़राइज़ हैं, अगर वो फ़राइज़ सर अंजाम दें तो उसको एहसान ना समझा करें। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हम पे एहसान नहीं है, वो उनका फ़र्ज़ है जो उन्होंने पूरा करना है। अगर वो नहीं करेंगे कि उनकी जगह कोई और आ जाएगा, वो करेगा। अगर वो भी नहीं करेगा तो उसको भी हटाएं, किसी और को लाएं, वो करेगा। वो भी ना करे उसको भी हटाएं, नया लेके आएँ। ये है ताकत अवाम की जो आवाम को समझनी पड़ेगी। आज के दिन वज़ीर-ए-आज़म आपको बन के दिखाया और वो चीज़ें दिखाई जो मैंने देखी थी और मैं चाहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म देखें और आपको दिखाएं। इसके बाद जो होगा वही जो होगा मंजूर खुदा। तो मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। गाड़ी से आपको प्रोग्राम कर दिया हमने, वज़ीर-ए-आज़म बन के ना जा काम सी है जी, की मुश्किल है। सॉरी ये मैंने क्या कह दिया, अस्तगफिरुल्लाह। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फीडबैक से ज़रूर आगा करते रहें। सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाएँ वज़ीर-ए-आज़म साहब। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।